आदाब, नमस्ते। और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और हमारे साथ आज मौजूद हैं सुरेंद्र चौरसिया जी, जो कि भाजपा विधायक हैं। और आज हम उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका अभी तक का सफ़र कैसा रहा, कितनी परेशानियों का सामना किया, कहाँ पर सफलता मिली, और इसके साथ साथ में हम रामचरितमानस पर भी उनसे बात करेंगे। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि आपने जो सफ़र शुरू किया था अपना, वो कहाँ से शुरू किया था आपने? देखिए, मैं एक बहुत ही निम्न परिवार से निकला हुआ कार्यकर्ता रहा हूँ। जब हम लोग पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के समय ही हम लोग विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए। उसके बाद से छात्र राजनीति में फिर हमने कदम रखा। छात्र संघ चुनाव लड़े और का मोटो से चुनाव हारे थे हम लोग। फिर 2007 में हम लोग हिंदू वाहिनी से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ एक संघर्षों की दौड़ में खड़े हुए। तब हमको हिंदू वाहिनी में एक ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया था और लगातार हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और जब भी कोई हिंदू विरोधी घटना होती थी तो हम लोग सड़कों पर उतरकर सरकार का और विरोधी तत्वों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते थे। और उसका नतीजा ये रहा कि 2010 में हमारी पत्नी पहली बार जिला पंचायत सदस्य हुई। उस समय हम 22 साल के थे। 22 साल की उम्र में फिर हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम लोग ये कभी नहीं सोचते थे कि हम जिला पंचायत सदस्य हैं। हम दिन रात सड़कों पर लड़ते थे और क्षेत्र में लोगों के लिए काम करते थे। जब किसी गांव में एक ट्रांसफार्मर जल जाता था, आपको याद होगा ऋषि जी, पहले जब गांव में ट्रांसफार्मर जल जाते थे तो महीनों लग जाते थे। तब हम लोग सड़कों पे आंदोलन करके या हाईडिल का घेराव करके और ज़बरदस्ती हम लोग ट्रांसफार्मर लगवाने का काम करते थे। तो लोगों में एक लगता था कि हमारे बीच का एक नेता जिसकी अंदर एक क्षमता है कि वो हमारा नेतृत्व कर सकता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को, एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को, जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के बाद भी और मेरे जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने चुनाव लड़ाया और हमारे क्षेत्र की महान जनता ने 1 लाख के लगभग वोट देकर हमको सदन में भेजा कि आप जाइए और हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करिए। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि जैसा आपने कहा कि आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर रही है, काफ़ी चीज़ें आपको सामना करना पड़ा, तो यहाँ तक का जो सफ़र था विधायक बनने तक का, तो उसमें आपने कैसे आगे कदम बढ़ाए? देखिए, हम लोग जब शुरू में राजनीति में हम लोग आए तो हम एक पान की दुकान चलाने वाले परिवार से पैदा हुए और दुकान भी चलाते थे और सड़कों पे लोगों की जन समस्याओं को लेके ऊंची प्लेटफॉर्म पे ले जाकर पहुंचाते थे। बाद में जब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो हम लोग एक फाइनेंशियल कंपनी से जुड़ के काम करते थे। महीने में 2-3 दिन काम करते, हफ्ते में 2-3 दिन काम करते थे। फिर जो पैसा आता था उस पैसे से हम लोग सड़कों पे जो आंदोलन होते थे उसमें टेंट लगाना, मंच लगाना या होर्डिंग पोस्टर जो लगाने का काम होता था वो हम लोग करते थे। मोटरसाइकिल में तेल डलवाना है तो हम लोग अपने राजनीतिक जीवन में इसकी एक शुचिता बरकरार रखें कि राजनीति में हमारे कैरेक्टर पे कोई आरोप ना आवे, कि क्योंकि राजनीतिक जीवन में बहुत सारे आरोप आते रहते हैं। तो हम लोग काम करते थे, जो पैसा आता था उससे हम लोग सड़कों पे जो दरी बिछाना हो, टेंट लगाना हो, मंच लगाना हो, ये काम हम लोग करते थे। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसा कि जैसे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो उन्होंने चाय की दुकान से शुरू किया, वो भी दरी बिछाते थे, कुर्सियां लगाते थे, संगठन के काम जो निचले स्तर के थे वो भी सारे देखते थे। तो कहीं ना कहीं आपने उस तरह से जो है काम किया और संगठन में आगे बढ़ते चले गए। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी वास्तव में देश के युवाओं के लिए एक आइकान है जी। और मैं तो ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि देश के युवाओं को, वो केवल राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की बात नहीं है जी। वो चाहे एक दुकान चलाने वाले व्यक्ति हों, नौकरी करके, हर व्यक्ति को माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना आइकान मान के उनके पद चिन्हों पे चलने की ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति यदि वो लक्ष्य बना ले, अपने काम के प्रति ईमानदारी से वो काम करे, तो वो कितना भी बड़ा मंजिल हो वो पा सकता है। और देश में तमाम उदाहरण है इसके, जिसे लोग देख सकते हैं। एक सबसे बड़ा उदाहरण मेरे सामने ही बैठा हुआ है कि एक पान की दुकान से उठ के और विधानसभा तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सुरेंद्र जी, एक बात ये जानना चाह रहा था कि अभी रामचरितमानस को लेकर काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राम के देश में यदि रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ पर कोई उंगली उठाता है तो वो निश्चित रूप से दिवालियेपन का शिकार है। या तो पार्टी की एक सोची समझी राजनीति उनकी है, रणनीति है कि हम कैसे एक वर्ग विशेष का वोट हासिल करें, और या तो उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव है उनको देखते हुए मुस्लिमों को रिझाने के लिए रामचरितमानस पर इस तरह से हमला किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि राम के देश में यदि रामचरितमानस पे कोई उंगली उठावे
कृष्ण के देश में यदि कोई गीता पर उंगली उठावे, महाराणा प्रताप के देश में यदि उनकी वीरता पे कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सोची समझी राजनीति है। तो सुरेश जी, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव जो है बिल्कुल सिर पर आ गए, चुनावी वर्ष लगभग शुरू ही हो गया है, तो ऐसे में पूर्वांचल को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में अच्छा एक माहौल बनाया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कितना फायदा मिलेगा? हम पूर्वांचल की संपूर्ण सीटें जीतने जा रहे हैं। अभी आप विधानसभा के चुनाव में देखे होंगे, केवल गोरखपुर मंडल की 28 विधानसभा सीटों में हम 27 सीटें जीते हैं। केवल एक सीट हम हारे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की ये लोकप्रियता है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है, देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है कि आज वो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर गांव का एक एक व्यक्ति मोदी जी को अपना नेता मानता है, और हम पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की संपूर्ण सीटें जीतने जा रहे हैं। चौधरी जी, एक चीज जानना चाह रहा था कि जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए महिला खिलाड़ियों ने खास तौर पर, तो उससे क्या आपको नहीं लगता है कि पूर्वांचल में इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, वो जांच का विषय है। नहीं, जांच का विषय तो बेशक है, मैं भी कह रहा हूं कि जांच का विषय, जांच में चीजें आएंगी सामने, लेकिन एक आरोप लगाना एक महिला का किसी पुरुष पर और इस तरह से आरोप लगाना, शोषण तक के आरोप लगे हुए, तो उससे आपको नहीं लगता है कि कोई माहौल में जो है बदलाव देखने को मिलेगा इससे? देखिए, इसका असर इसलिए नहीं पड़ेगा, पार्टिकुलर कोई व्यक्ति कोई पार्टी नहीं होता है। लेकिन माननीय ब्रजभूषण सिंह जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लगातार कई बार से सांसद हैं, उनके पुत्र विधायक हैं, और किसी ने ये आरोप लगाया है तो ये जांच का विषय है। जांच में उन्होंने भी कहा है कि जांच में यदि मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे फांसी पर मैं चढ़ने को तैयार हूं, तो उसके लिए तमाम कानून बने हैं। यदि खिलाड़ी के साथ कोई ऐसी बात है तो वो अपनी बात रख रही हैं, और कानून के हिसाब से ये लगेगा कि ऐसा जांच में यदि सही पाया जाएगा तो जो कानून उनके खिलाफ बनेगा वो उसकी जांच होगी। तो जिस वर्ग से आप आते हैं विधानसभा में, उसका प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा कम है, तो उसके लिए आप कैसे आप आवाज़ अपनी बुलंद करेंगे? देखिए, पूरे 403 सीटों में जहां 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदे बैठते हैं, वहां मैं अपने समाज से अकेले विधायक हूँ, और इसलिए ये बहुत बड़ी चुनौती भी है हमारे लिए कि जहां प्रदेश के 30 लाख लोगों की आवाज़ है, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, 30 लाख और की उम्मीद आपके साथ जुड़ी और एक विधायक होने के नाते पूरे प्रदेश की जन समस्या का समाधान कराना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन हम लोग पूरे प्रदेश में जिस जिले में जो आवश्यकता महसूस होती है वहाँ हम लोग दौड़ा करते हैं, वहाँ अपनी समाज के लोगों को समझाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होकर कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो आपके हक की बात कर सकती है। क्योंकि आप देखिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट दिया, ये सम्मान की बात है। तो हमारे समाज, वैसे भी हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है, बीच में थोड़े कुछ दिनों के लिए लोग हटे थे, लेकिन मुझको टिकट मिलने के बाद किसी चौरसिया को ये कहना नहीं पड़ा कि आप भाजपा को वोट दीजिए। लोग अपने आप ही भाजपा के पक्ष में वोट भी दे रहे थे और प्रचार भी कर रहे थे। नहीं, इस बात से तो मैं आपकी सहमत हूं, क्योंकि आपके पास उदाहरण भी है देने के लिए कि एक जो चाय का जो दुकान लगा रहे थे वो आज प्रधानमंत्री बन गए। आपने खुद बताया कि आप एक पान की दुकान से आपने शुरुआत की अपनी, और आज आप विधायक हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सकता दूसरों के लिए, और दूसरों के पास उदाहरण देने के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि उनके पास ऐसा कुछ सशक्त कारण होगा। दूसरी पार्टियां परिवारवाद की राजनीति करती हैं, धन अर्जन करने की राजनीति करती है, कि हमारा दल एक नए चेहरों को डेवलप करता है, हमारा दल गांव गरीब की बात करता है। जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंत्योदय की बात उन्होंने किया था, तो जब अंतिम व्यक्ति के बारे में जब हम सोचने लगे तो समझिए कि उनका सपना पूरा हो रहा है। और ये बात माननीय नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं कि गाँव में अब भी आप देखेंगे, नगरों में अभी किसी भी नगर में आप जाएंगे, छोटे से बड़े नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, तो कोई आपको एक ऐसा घर नहीं मिलेगा जिनके घर पे छत ना हो। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज भूखमरी के कगार पे हो, जो राशन के अभाव में जिसके घर भोजन न बन पा रहा हो। यही तो अंत्योदय है। और दूसरी बात मैं आपसे एक और कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की महान जनता ने मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को सदन में भेजा, तो हम लोग गाँव गरीब की बात करने वाले लोग हैं, हम लोग सड़कों से लड़के यहाँ तक यात्रा किए। तो मैं आपको एक चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे विधानसभा में एक श्री रणछोड़ दास बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल, जो राजकोट से गुजरात की संस्था है, जिसके द्वारा मैंने अपने विधानसभा में एक कैंप आयोजित किया है मोतियाबिंद शिविर का। वो मोतियाबिंद शिविर लगातार 3 महीने तक रहेगा हमारे यहाँ,
अब तक उस मोतियाबिंद शिविर में 14,000 से अधिक लोग शोषण तक के आरोप लगे हुए हैं, तो उससे आपको नहीं लगता है कि कोई माहौल में जो है बदलाव देखने को मिलेगा इससे? देखिए, इसका असर इसलिए नहीं पड़ेगा, पार्टिकुलर कोई व्यक्ति कोई पार्टी नहीं होता है जी। लेकिन माननीय ब्रजभूषण सिंह जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लगातार कई बार से सांसद हैं, उनके पुत्र विधायक हैं, और किसी ने ये आरोप लगाया है तो ये जांच का विषय है। जांच में उन्होंने भी कहा है कि जांच में यदि मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे फांसी पर मैं चढ़ने को तैयार हूं, तो उसके लिए तमाम कानून बने हैं। यदि खिलाड़ी के साथ कोई ऐसी बात है तो वो अपनी बात रख रही हैं, और कानून के हिसाब से ये लगेगा कि ऐसा जांच में यदि सही पाया जाएगा तो जो कानून उनके खिलाफ बनेगा वो उसकी जांच होगी। तो जिस वर्ग से आप आते हैं विधानसभा में उसका प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा कम है, तो उसके लिए आप कैसे आप आवाज़ अपनी बुलंद करेंगे? देखिए, पूरे 403 सीटों में जहां 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदे बैठते हैं, वहां मैं अपनी समाज से अकेले विधायक हूं, और इसलिए ये बहुत बड़ी चुनौती भी है हमारे लिए कि जहां प्रदेश के 30 लाख लोगों की आवाज़ है, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, बिल्कुल 30 लाख और की उम्मीद आपके साथ जुड़ी और है। एक विधायक होने के नाते पूरे प्रदेश की जन समस्या का समाधान कराना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन हम लोग पूरे प्रदेश में जिस जिले में जो आवश्यकता महसूस होती है वहाँ हम लोग दौड़ा करते हैं, वहाँ अपनी समाज के लोगों को समझाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होकर कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो आपके हक की बात कर सकती है। क्योंकि आप देखिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट दिया, ये सम्मान की बात है। तो हमारे समाज, वैसे भी हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है, बीच में थोड़े कुछ दिनों के लिए लोग हटे थे, लेकिन मुझको टिकट मिलने के बाद किसी चौरसिया को ये कहना नहीं पड़ा कि आप भाजपा को वोट दीजिए। लोग अपने आप ही भाजपा के पक्ष में वोट भी दे रहे थे और प्रचार भी कर रहे थे। नहीं, इस बात से तो मैं आपकी सहमत हूं, क्योंकि आपके पास उदाहरण भी है देने के लिए कि एक जो चाय का जो दुकान लगा रहे थे वो आज प्रधानमंत्री बन गए। आपने खुद बताया कि आप एक पान की दुकान से आपने शुरुआत की अपनी, और आज आप विधायक हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सकता दूसरों के लिए, और दूसरों के पास उदाहरण देने के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि उनके पास ऐसा कुछ सशक्त कारण होगा। दूसरी पार्टियां परिवारवाद की राजनीति करती हैं, धन अर्जन करने की राजनीति करती है, कि हमारा दल एक नए चेहरों को डेवलप करता है, हमारा दल गांव गरीब की बात करता है। जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंत्योदय की बात उन्होंने किया था, तो जब अंतिम व्यक्ति के बारे में जब हम सोचने लगे तो समझिए कि उनका सपना पूरा हो रहा है। और ये बात माननीय नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं कि गाँव में अब भी आप देखेंगे, नगरों में अभी किसी भी नगर में आप जाएंगे, छोटे से बड़े नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, तो कोई आपको एक ऐसा घर नहीं मिलेगा जिनके घर पे छत ना हो। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज भूखमरी के कगार पे हो, जो राशन के अभाव में जिसके घर भोजन न बन पा रहा हो। यही तो अंत्योदय है। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आपसे एक और कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की महान जनता ने मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को सदन में भेजा, तो हम लोग गाँव गरीब की बात करने वाले लोग हैं, हम लोग सड़कों से लड़ के यहाँ तक यात्रा किए। तो मैं आपको एक चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे विधानसभा में एक श्री रणछोड़ दास बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल, जो राजकोट से गुजरात की संस्था है, जिसके द्वारा मैंने अपने विधानसभा में एक कैंप आयोजित किया है मोतियाबिंद शिविर का। वो मोतियाबिंद शिविर लगातार 3 महीने तक रहेगा हमारे यहाँ। अब तक उस मोतियाबिंद शिविर में 14,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने निःशुल्क ऑपरेशन हो चुका है, जिनके रहने खाने चाय नाश्ता सब कुछ फ्री है। और ये 15 मार्च तक हमारा कैंप चलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यह निवेदन करूंगा कि जो लोग भी मोतियाबिंद से पीड़ित हों, वो हमारे विधानसभा रामपुर कारखाना के नौतन में जो कैंप आयोजित है, जिसमें प्रतिदिन 1000 लोगों की नेत्र के शिविर की ऑपरेशन, मोतियाबिंद की ऑपरेशन हो रही है, ये 15 मार्च तक चलेगी। हम लोगों का ये टारगेट है कि जनपद देवरिया में एक भी ऐसा व्यक्ति न बच जाए जो मोतियाबिंद से पीड़ित हो। क्योंकि जब कोई गरीब आदमी जिसके घर पैसा नहीं होता, 20,000 रुपये कम से कम एक आँख के ऑपरेशन का लगता है, या उसके घर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो उसको हॉस्पिटल ले जाके इलाज करा सके, ऐसे जब हम इस बार देख रहे हैं कि एक गांव से 50-50, 60-60 लोग ऑपरेशन हुए हैं। आप समझिए, एक गांव में 50 लोगों की आंखों में मोतियाबिंद था, उनको दिखता नहीं था, वो दुनिया नहीं देख पाते थे, और आज उस मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद वो लोग दुनिया देख रहे हैं। तो मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को, एक साधारण से घर से निकले हुए विधायक को जो आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मुझको अपार खुशी मिल रही है।
कि अभी मैं कुछ दिन पहले ही आपके क्षेत्र में घूमा भी हूँ काफ़ी, तो वहाँ लोगों का ये कहना है कि विधायक जी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए माहौल बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी वजह से थोड़ा फ़ायदा मिल जाए और जो वहाँ का सांसद है वो आसानी से जीत जाए, इस तरह का कुछ कहा जा रहा है वहाँ। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य भी है और कि हम कैसे अपने दल को आगे और बढ़ाएं। तो यदि 1 लाख लोग हमारे शिविर में आते हैं और निःशुल्क उनके आंखों का ऑपरेशन होता है, तो ये पार्टी के लिए भी और हमारे लिए भी और क्षेत्र के लोगों के लिए भी, आप समझिए कि एक गांव में यदि हम 50 लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन कराते हैं तो ये 10 लाख रुपया हम बचत करते हैं एक गांव का। एक गरीब आदमी को 20,000 रुपये कमाने में पूरी 1 साल लगते हैं। इसलिए कि हम लोग उस पृष्ठभूमि से यहाँ तक यात्रा तय किए हैं कि दिन भर में 500 रुपया कमाना कितना मुश्किल होता है, एक गांव में मजदूरी करने वाले व्यक्ति से जब पूछेंगे तो ये पता चलेगा। तो जिनके घर 20,000 रुपये बच रहे हैं, उनकी आंखों की रोशनी आ रही है, तो वो भाजपा को क्यों नहीं वोट देंगे? जिनको सरकार फ्री में राशन दे रही है, जिनके घर कोई कमाने वाला नहीं है, उनसे पूछिए। बहुत सारे घरों में पहले चूल्हे नहीं जल पाते थे पैसे के अभाव में, आज ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर राशन के अभाव में चूल्हा ना जल पावे। वो तो ठीक है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर भी काफ़ी दिए गए, लेकिन सिलेंडरों की कीमत इस तरह से जो बेतहाशा बढ़ी है, तो उससे आपको नहीं लगता है कि थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिलेगा इससे? आप ये भी देखिए कि जिस रफ्तार से उसके दाम बढ़े हैं, तो हमारी आय में भी उन्नति हुई है। पहले में और अब में थोड़ा अंतर है। पहले कई गांव में 1-2 मोटरसाइकिल हुआ करती थी, आज कोई घर नहीं है जिसके घर मोटरसाइकिल नहीं है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार का सृजन भी किया है साथ में, ऐसा? अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा समिट करने जा रहे हैं जी। इन्वेस्टर समिट जो होगा, इससे देश भर के लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने आ रहे हैं। अभी हम लोग 14 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को मंडल के सभी विधायकों को गोरखपुर में बुलाया था। उन्होंने कहा कि आप अपने ज़िले में भी उद्यम लगाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करिए, एक अच्छा माहौल है। लोग क्यों नहीं निवेश करने आते थे? पहले लोग डरते थे कि जब हम निवेश करने जाएंगे तो तमाम गुंडे माफिया ऐसे हैं जो हमसे छिनैती करेंगे, हमसे रुपया मांगेंगे, वसूली जाएगी, मंथली लिया जाएगा। आज वो माहौल नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा है ही नहीं, या तो जेल में है, नहीं तो मार दिया गया। तो एक अच्छा सा माहौल है सभी जगहों पे। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तटस्थता के साथ निवेशकों को यहाँ बुला रही हैं और निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने जा रहे हैं। रोजगार का बृहद सृजन होने जा रहा है। सुनो, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। एक बार फिर से हम रामचरितमानस पे फिर से चर्चा कर रहे हैं कि रामचरितमानस को लेकर जो बयान आया है, उसके बाद आप अपने क्षेत्र में काफ़ी घूमे भी होंगे, तो आपको क्या लगता है कि आम जनमानस जो है उसकी भावना क्या है और आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, आम जनमानस में व्यापक आक्रोश व्याप्त है चंद्रशेखर जी के खिलाफ और आरजेडी के खिलाफ। या तो आरजेडी इस बयान से सहमत है, और यदि आरजेडी, तेजस्वी जी और नीतीश जी यदि इस बयान से सहमत नहीं है तो उनको इस पर बयान देना चाहिए, या यदि बयान नहीं देना चाहते हैं, सहमत हैं, तो उस बयान के साथ खड़े रहना चाहिए। मतलब ये कि ये आपके लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो सकता है? नहीं, हम इन सब बिंदुओं पर राजनीति नहीं करते जी। हम और हमारा दल, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की राजनीति करते हैं। कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले, कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को भरपेट भोजन मिले, कैसे यहाँ की सड़कें ठीक हों। आप देखिए, यातायात के क्षेत्र में कितने एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बने, कितनी सड़कें बनी। कैसे हम गाँव में बिजली समय से दे सकें। जब 17 से पहले आप देखेंगे तो 13 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे बिजली मिलती थी। आज यहाँ 18 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। हम रामचरितमानस हमारा धार्मिक ग्रंथ है, हम राम हमारे आराध्य हैं। तो यदि हमारे धार्मिक ग्रंथ पे, हमारे राम पर यदि कोई उंगली उठा रहा है तो हम उसका प्रतिरोध करेंगे। लेकिन हमारी राजनीतिक बात जो होगी वो हम विकास के रास्ते राजनीति करने आए हैं। मतलब ये कि हम धर्म को और राजनीति को, मोहम्मद से मतलब है भारतीय जनता पार्टी, धर्म को और राजनीति को अलग अलग रखती है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? तो राम मंदिर फिर इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया? राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम हमारे आराध्य हैं और राम अयोध्या में पैदा हुए, ये भी किसी को बताना नहीं है। और वहाँ लंबे समय से आप देखिए, विपक्षी लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। आज हम रामलला भी आ गए, हम डेट भी बता दिए, हमारी मंदिर भी बन रही है। हाँ, तो भव्य उद्घाटन होगा, दुनिया भर के लोग। और मुझे सुरेंद्र भाई ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों से पहले ही जो है राम मंदिर का जो है निर्माण पूरा हो जाएगा। क्यों? अब
मुझे ऐसा वो लगता है। तो उनके ऊपर मतलब वो राम का मंदिर है राम की कृपा और वो है। बन रहा है, उनकी कृपा है, तो वो अपने समय से पूरा हो जाएगा। नहीं नहीं, बहुत सही। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे कि जब आप घर से निकलते हैं तो आपकी पत्नी मतलब आपको रोकती नहीं कि इतनी राजनीति करते हो, पूरे पूरे दिन बाहर रहते हो, घर पे टाइम क्यों नहीं देते हो? देखिए, हम लोग की जब यात्रा शुरू हुई जी तो जब हम लोग घरों से निकल रहे थे तो घर के लोग लग रहा था कि हमारा लड़का कहीं बेकार ना हो जाए, कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए। लेकिन ज्यों-ज्यों समय बढ़ता गया, जब हम समाज में काम करने लगे, लोगों को लगने लगा कि हमारे बीच से एक नेता, एक नेतृत्व पैदा हो रहा है, तो मेरे घर परिवार के लोगों को भी एक उम्मीद जगने लगी कि हमारे घर परिवार का समाज में नाम बढ़ रहा है, सामाजिक स्तर बढ़ रहा है, और हम लोग एक तरह से एक राजनीतिक जीवन हो गया है। और राजनेता का जीवन जो होता है, एक कार्यकर्ता से जो नेता बनता है, उसका जीवन एक तपस्वी की तरह होता है। वो कब खाना खाएगा, कब घर पहुंचेगा, इसलिए कि उसका अपना घर नहीं होता, उसका पूरा समाजी घर होता है। वो अपने बच्चे का फीस जमा करे या ना करे, जब किसी गरीब की तबीयत खराब होती है तो उसके जेब में जो रहता है वो लेके खड़ा रहता है। तो जो नेता है वो एक तपस्वी की तरह होता है, मेरा अपना मानना है। तो हम लोग भी अपने जीवन को पूर्ण रूप से समाज को समर्पित कर चुके हैं। तो घर परिवार के लोग भी जानते हैं कि कब आएंगे कब जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। हम घर से निकलते बस हैं, घर कब पहुंचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। नहीं तो भाभी जी ने कभी इसकी शिकायत नहीं की आपसे कि मतलब सारा जीवन आप जो है दूसरों को समर्पित कर दिए, हमारे लिए कब टाइम देंगे? देखिए, ये घर परिवार है और निश्चित रूप से हर परिवार की इच्छा होती है कि हमारा जो बेटा है, हमारा पति है, वो घर पे भी समय दे। लेकिन वो लोग जानते हैं कि हम जो हमारा बेटा है या हमारा पति है, माँ या हमारी पत्नी, उनको भी ये लगता है कि नहीं, इनको अब पूरे क्षेत्र के लोगों ने अपना बेटा, अपना भाई मान लिया है, तो अब केवल उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, पूरे क्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि जैसे आप भाभी के साथ बाहर निकले कहीं पर मंदिर के दर्शन करने या कहीं पे भी, और वहाँ पे भी आपसे फरियादी मिल गए, तो वहाँ पर उस समय कैसा, मतलब आप कैसे चीज़ों को संभालते हैं? देखिए, हम जिस जीवन में हैं इसमें कोई जगह हमारे लिए मायने नहीं रखती। जो जहाँ मिल गया उसकी समस्या वहीं समाधान करना है, ये वहीं उनके लिए टेलीफोनिक समस्या का समाधान हो सके, बात करना है। हमारे लिए कोई ये नहीं है कि हमारे घर ही कोई आए, हम तो पूरा समर्पित भाव से काम करने आए हैं। तो जहाँ जो मिलते हैं, ये न समझिए कि वो कहाँ मिल गए। हम रास्ते चलते जाते हैं, रास्ते में कोई गाड़ी रोक दिया, वहाँ भी रुकते हैं, तो हमारे लिए कोई जगह मायने नहीं रखती। हम घर परिवार के साथ कहीं गए हैं, वहाँ मिले लोग, तो उनको काफ़ी उम्मीदें हैं हमसे। तब तो आपने ये सुना ना कि सुरेंद्र भाई ने जिस तरह से बताया कि वो कहीं पे भी कभी भी हर समय लोगों के लिए उपलब्ध रहते, तो अगर आप हमारी बात सुन रहे हो और आपने सुरेंद्र भाई की भी बात सुनी हो, तो आप इनको कहीं भी रोक सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं, और मुझे ऐसा यकीन है कि वो समस्या आपके जो है वो सुनी जाएगी और उसका निराकरण भी होगा। क्यों सुरेंद्र भाई? बिल्कुल, आप हमारे क्षेत्र में भी कभी पता करेंगे तो वो 10 साल का भी बेटा हो, उम्र दराज बुजुर्ग लोग हों, कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी समय मिल लेता है हमसे। हमसे मिलने के लिए उनको किसी प्लेटफॉर्म, किसी स्टेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। आम से आम आदमी अपनी बात आसानी से हमारे तक पहुंचा लेते हैं लोग, और हमसे मिलके अपनी बात कह लेते हैं। जितनी मुझसे हो सकती है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, उतना हम लोग प्रयास करके उनकी मदद करते हैं। तो ये थे बीजेपी विधायक सुरेंद्र चौरसिया जी हमारे साथ, जिन्होंने बेबाकी से मेरे हर एक सवाल का जवाब दिया, वो चाहे उनकी राजनीति से जुड़ा हो या उनके परिवार से जुड़ा हुआ। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए, तो एक विधायक के तौर पे ये बहुत अच्छी बात भी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।